हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आज थोड़ा नाइट ड्यूटी है सर। नाइट ड्यूटी चल रही है सबकी। एक और मैसेज कंक्रीटिंग पे चल है। रही है हैं? सर। कंक्रीटिंग चल रही है सर। शिफ्ट वाइज लग जाती है कभी कभी। हाँ, कंक्रीटिंग में तो हमेशा रात में ही होती है, ये मालूम है। यस सर। क्योंकि गर्मी इतनी है तो दिन में तो कर ही नहीं सकते। हाँ, इधर बहुत गर्मी है ना सर, वो इक्वेटर के पास है तो हम्म। ह्यूमिडिटी बहुत है। इधर बहुत गर्मी है सर। अरे कहाँ गर्मी नहीं है, हर जगह गर्मी है। गर्मी तो पूरे वर्ल्ड में है, इस टाइम तो ये तो है ही गर्मी का मौसम, अगस्त का पूरा। यस। यस। तुम किधर, कहाँ, आप कहाँ काम कर रहे हैं वैसे? ये इधर मालदीव में सर। मालदीव में क्या रहता है वहाँ टेम्परेचर, मतलब कैसा रहता है? और प्रोजेक्ट क्या रहते हैं? अभी इनका इधर तीन टाइप का है। एक तो सिटी डेवलपमेंट का है सर, बीच में रोड्स वगैरह ड्रेनेज का बनाना है। अच्छा, ड्रेनेज का तो कलवट फलवट और रहती होंगी सारी। यस सर, और एक ओशन ब्रिज है। और एक रिक्लेमेशन का पार्ट है कुछ। वो अच्छा। उधर आयरलैंड नीदरलैंड की कंपनी है, वो कर रही है। बाकी एफकॉन इधर कर रहा है ब्रिज और एफ कौन कर रही है, तो तुम ट्रेन। किस में, एफ कौन में? नहीं सर, मैं एलएनटी पीएमसी में हूँ। अच्छा, एल एन टी में। एल एन टी भी सही यस। चल रही है वहाँ पर। यस सर। सही है एल एन नहीं, टी का भी। एलएनटी का एक आईएल पार्ट है सर, वो पीएमसी मालूम है, मैं ग्रुप। जानता हूँ, मैं हाँ। काम कर चुका हूँ उनके साथ। एल एन टी अच्छा आई अच्छा। ई एल है। हाँ यस सर, यस सर। एल एन टी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। यस सर, यस सर। लेकिन एल एन टी खुद भी डिजाइन करती है, मतलब एल एन टी कंस्ट्रक्शन भी डिजाइन करती है और एल एन टी आई ई एल भी करती है। हाँ, आईएल तो रैमबॉल का एक था ना पार्ट सर, नहीं, उसको पहले था, फिर। पहले पहले बचपन में, मतलब जब अच्छा। इनिशियली रैमबॉल आई थी इंडिया में तो वो एलएनटी के साथ, वो कोलैब के साथ आई थी। तो उसके हाँ, अभी अलग हो गए। उसके कुछ साल बाद फिर वो अलग हो गए। फिर अच्छा। एल एन टी ई एल पे तो ज्यादा प्रोजेक्ट आई नहीं। रैमबॉल भी अच्छी हुई थी एक टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे दोनों ही बेकार चल रही हैं। हाँ, इनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं नहीं, वो प्रोजेक्ट कम। का नहीं इशू हुआ था, एल एन टी का तो वो था इशू। जो इनकी जो डिलीवरी देते थे ना ये, मतलब जो जी। प्रोजेक्ट करते थे वो अच्छे नहीं किए इन्होंने। मतलब जहां मैं था वहां तो ब्लैकलिस्ट हो गई थी। अच्छा। मुंबई मेट्रो में था मैं इनके साथ, तो मुंबई मेट्रो में तो इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था, मतलब एमएमआरडीए नहीं। फिर किसी और को रख लिया था, एक स्पेक्ट्रम है, मतलब कंसल्टेंसी तो काफी सारी है, मतलब तो उसको चेंज कर दिया था। तो मैं तो इसके मेन कंसल्टेंट सर आईएल है। मैं लासा की तरफ से हूँ, ली एसोसिएट से। हाँ हाँ हाँ, ओके। एल ई ए। यस सर, यस सर। एल ई ए एसोसिएट, हाँ, वो अथॉरिटी इंजीनियर्स बनते हैं ज्यादातर। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो उसके भी है मेरे ऑफिस में, उसके भी बंदे थे पहले, मतलब पुराने ऑफिस में एक जगह था मैं, तो वहाँ पे एल ई एसोसिएट के भी थे। एल ई एसोसिएट तो अच्छा। डिजाइन भी करता है अपना। हाँ, डिजाइनिंग पार्ट भी है सर इनका। हाँ, इन एल ई हाउस ए का तो तो पता है उसमें। मुझे। एल एन टी का लेकिन ऐसा है, एल एन टी मुझे भी आज तक पता नहीं चला क्या करती है। एल एन टी के डिजाइन ऑफिस भी है और वैसा भी है। एल एन टी का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस है चेन्नई में ही है। हाँ, चेन्नई में ही है सर। हाँ, तो चेन्नई में जो है वो बहुत ज्यादा डिजाइन भी करते हैं, वहीं से ही सारी पोस्टिंग भी होती है, सब कुछ काम उनका चेन्नई से ही होता है वैसे। चेन्नई से ही तो हेड ऑफ मेन का। हाँ। इधर भी डिजाइन, मतलब इधर पीएमसी में आ गए हैं, लेकिन जितने आईएल के बंदे हैं सब मतलब डिजाइन वाले ही हैं ज्यादातर। अच्छा, डिजाइन वाले बंदे, मतलब वहां पे क्या मालदीव में रह रहे हैं वो बंदे, या फिर यहीं से डिजाइन जा रहा है डायरेक्ट? एक्चुअली उनका सोच ये थी कि अरे, एग्जीक्यूशन में ज्यादा काम होता नहीं है, डिजाइनिंग के बंदे डाल देंगे, वो हाँ अपना हाँ। डिजाइन भी करते रहेंगे, इधर अच्छा एग्जीक्यूशन भी अच्छा अच्छा, देखते उन्होंने रहेंगे। मतलब वो थोड़े पैसे बढ़ा के उनको मालदीव भेज दिया हाँ होगा डिजाइन हाँ, वालों यस को। यस। वो डिजाइन वाले भी खुश हो गए होंगे, भाई मालदीव जा रहे हैं, घूम फिर लेंगे और हाँ हाँ हाँ। दोनों काम हो जाएंगे, भाई डिजाइन भी कर लेंगे और एग्जीक्यूशन भी देख लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, एग्जीक्यूशन में इतना काम रहता है, फिर और काम बस नहीं नहीं डिजाइनिंग में नहीं 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 टाइम। भाई, तो एक ही चीज हो सकती है, या तो तुम डिजाइन कर लो या एग्जीक्यूशन, या बीच के बंदे होते हैं वो होते हैं डिजाइन कोऑर्डिनेटर। एल एन टी आई एल डिजाइन कोऑर्डिनेटर बहुत हायर करती है। ओके। डिजाइन कोऑर्डिनेटर अच्छी जॉब है, उसमें क्या होता है ज्यादातर ये रहता है ना अपना कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिजाइनर और साइट टीम। हाँ लेकिन जब यस। उन्होंने अपने डिजाइनर के ही बंदे भेज दिए डिजाइन के, तो इस वजह से उन्हें डिजाइन कोऑर्डिनेटर की जरूरत ही नहीं है। वरना एल एन टी आई एल ही सबसे ज्यादा डिजाइन कोऑर्डिनेटर रखती है। हाँ, तो इधर का भी, इधर का डिजाइन कंसल्टेंट रैमबॉल है सर। अच्छा, रैमबॉल वहीं का लोकल?
या इंडिया का? नहीं, इंडिया का। इंडिया कभी भी कुछ ऐसा कुछ क्रिटिकल इशू आता है तो रैम बॉल के ही बंदे आते हैं। रैमबॉल के बंदे आते हैं? हाँ, कुछ अच्छा। दिन के लिए, हाँ, पर डीएम वगैरह पे 15-10 दिन रह के फिर चले जाएंगे। समझ गया। रैमबॉल तो अभी खाली हो गई थी शायद, लोकल हुई थी। वो तो चल रही है ग्लोबल तो। रैमबॉल भी खाली हो गई थी, LNT IL भी खाली हो गई थी। मतलब इनके जो मेन जो हेड होते हैं ना, वो सब चले गए थे। उस चक्कर में पूरी की पूरी एम्प्टी हो गई थी दोनों, तो LNT IL अभी रैमबॉल। आईएल भी सर ऐसा ही था, लेकिन अभी कुछ क्या है, अभी अभी तो हायरिंग बंदे करी छोड़ है के इन्होंने दोबारा, मुझे काफी कॉल आई थी इनकी। छोड़ के जाने लगे थे, तो कुछ अपने मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने तो अपने बंदों का कुछ कुछ सैलरी हाइक की, तो कुछ हाँ बंदे हाँ, पीछे LNT हुए हैं। करती है, सब कर रहे हैं आजकल। हाँ, आजकल सब कुछ, सब रोकने के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, कोई हाँ। भी भाग रहा है तो रोकना ही चाहते हैं थोड़ा बहुत। कुछ कंपनी नहीं रोकती हैं, बाकी तो जो मेन अच्छी कंसल्टेंसी है जैसे WSP है या कोई भी है, वो नहीं रोकते, कहते हैं जाना है जाओ, हम दूसरा ले आएंगे। हाँ, तो आजकल इतना सर कंपटीशन है, कोई उतनी हाँ, सैलरी में कोई दूसरा बंदा आने को रेडी है। नहीं तो फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं होता इंटरनेशनल का या कुछ का। मिल तो जाते हैं बंदे, लेकिन फिर एक्सपीरियंस नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता इन्हें। ये इन्हें बंदे ऐसे चाहिए होते परफेक्ट, मतलब सब काम करके देने हमें। वो चाहते हैं मतलब, वो आए बंदा कि भाई हमें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। ये चाहती है करेक्ट आजकल सर। कंपनी। हाँ, मतलब हर कंपनी का यही हिसाब है कि भाई हम अपना अपना टाइम ना लगाएं और आप बस हमें रिजल्ट दे दो। करेक्ट सर। बस वो चल रहा है आजकल, इसी वजह से थोड़ा वो करते हैं, इसलिए इसलिए ही पास्ट और पास्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं। जैसे कोई यूरोप पे काम कर या फिर मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था, वो चाहते हैं यहीं का उठा लो। मालदीव में कोड कौन से चलते हैं? इंडियन कोड चल रहे हैं। बीएस चल रहा है सर। BS। यस। BS तो वो हो गया, अब तो इनवैलिड हो चुका है। अभी भी BS चल रहा है। नहीं, इधर तो ये लोग थोड़ा मालदीवियन गवर्नमेंट ये बीएसई फॉलो करने को बोला है, BS सिडिक है इधर। अच्छा कोड है और उससे स्ट्रक्चर भी सही डिजाइन हो जाते हैं, लेकिन जब यूरो कोड आया था तो उसमें लिखा हुआ है ना कि वो BS को सुपर सुपर इम्पोज कर चुका है वो। इसमें मिलते भी नहीं है कोड सर जल्दी, आसानी से वो कहाँ खरीदने पे? पड़ते हैं। ना ना, मिल जाते बी- हैं इंडिया के तो, सब अवेलेबल है ऑनलाइन, IRC इन वेबसाइट पे जाओ इंडिया सब। के तो सर सब मिल जाएगा। BS के ये बी इसलिए नहीं मिलते, यूरो कोड भी सब अवेलेबल है। BS हो चुका है, मैं कहता हूँ सुपर सीड हो चुका है। जो कोड सुपर सीड हो जाता है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिटा देते हैं, क्योंकि फिर वो कोई यूज ना करे। और जो मिलते भी हैं उसमें इतना कॉस्ट, इतना डॉलर, इतना $500 की अच्छा अच्छा, नहीं 400 डॉलर नहीं वो नहीं, सब। मेरे पास तो है सारे कोड, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मतलब नहीं, कंसल्टेंसी में तो पूरी लाइब्रेरी होती है बनी हुई, तो सब अवेलेबल रहती है। रेमबॉल की अच्छी टीम है। LNT IL से तो काफी अच्छी है रेमबॉल की टीम। इसका रेमबॉल ये ज्यादा। गुड़गांव से आ रहे हैं क्या? हाँ, यस सर, यस उधर से ही। इनका हेड तो वो है शायद, यथार्थ यथार्थ आता है क्या? उतना पता नहीं। आइडिया नहीं है सर डिजाइनिंग के बारे में, कौन अच्छा आता है अच्छा। कौन। हाँ। LNT IL का भी ऑफिस है इधर, एक दिल्ली में है, एक और एक मुंबई में और एक चेन्नई में, 3 जगह है इनके मेन तो। दिल्ली में है, मथुरा रोड पे शायद है सर। हाँ हाँ, दिल्ली में वहीं है। हम लोग का भी उधर ऑफिस है दिल्ली में। दिल्ली में LNT का, बीए का। हाँ वो सिस्टर के बराबर वाली बिल्डिंग जो है, बॉर्डर पे, हाँ, यस सर। बदरपुर बॉर्डर पे है। हाँ, उसी लाइन में हम लोग का भी है सर, ली हाँ ली हाँ का भी। हाँ, अच्छा LEA का भी है, LNT का भी वही है, हाँ LEA का भी वही है, अच्छा। हाँ वो बॉर्डर पे है, बदरपुर बॉर्डर पे। बदरपुर बॉर्डर पे, वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही हाँ जो हाँ, U टर्न लाइन जो है से वो जो आते यू हैं टर्न है। हमारे, अरे ये टोल है ना वहाँ पे, टोल से हाँ, पहले ही हाँ, है। टोल से पहले ही सर, हाँ यू हाँ हाँ। टर्न लेके। अरे हम तो दिल्ली में ही रहते हैं ना, अच्छा, तो अच्छा। हमें तो पता ही है। तो ज़्यादा दूर थोड़ी, मैं घर से तो 10 किलोमीटर ही होगा मुश्किल से। ओ, हाँ वही लेकिन, सोच रहा हूँ सर, देखे थोड़ा डिजाइन विजाइन हाँ देख हाँ मैं के समझ कुछ गया, अगर। इसी वजह से आप इसमें तो, आप ना ऐसे शिफ्ट मत करना, आप पहले कोशिश करना कि मुझे बना दे कोऑर्डिनेटर ये लोग। ओके। जब कोऑर्डिनेटर बन गए एक बार, तो उससे क्या होता है, एक्सपोजर मिल जाता है डिजाइन का, मतलब वो चाहे कोऑर्डिनेटर डिजाइन करे ना करे, उसको हमेशा डिजाइन का पर्सन माना जाता है। जी। फिर जब कोऑर्डिनेटर से ये बोल दो कि भाई सर थोड़ा डिजाइन भी दे दो,
क्योंकि कोऑर्डिनेटर ऐसा होता है, कोऑर्डिनेटर के पास टाइम नहीं होता, वो कभी इधर भी देख रहा होता है, कभी उधर भी देख रहा होता है, कभी वो क्लाइंट को भी डील कर रहा होता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्टर को डील कर रहा होगा, कभी किसी और को, ऐसा रहता है। यस सर। मैं मॉडल खोल लेता हूँ, काम क्या है। वहाँ से Cambridge। हाँ, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाँ, आज तो हम लाइव लोड पर डिस्कशन करेंगे। पिछली बार हमने सील में कंप्लीट कर लिया था। हाय अमन, वो स्टॉल हो गया था ना आपका? रवि और अमन, मिडास का स्टॉल हो गया ना दोनों का? यस सर। हाँ मिडास हो गया सर। मैं उसमें हम्म। प्रॉपर्टीज में जा रहा था, वो कोड में आईआरसी कोड नहीं आ रहा है। हाँ, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो पुराना है, मतलब 2019 में ना। आईएस यूज हाँ कर सकते हो, 19। कोई इशू नहीं। उस सिर्फ ओके ई की सर। वैल्यू में फर्क आता है, बाकी कुछ नहीं आता। और ई की वैल्यू से आपको तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप पाइल साइज मॉडल नहीं कर रहे। तो ओके सुपर ओके। स्ट्रक्चर में कोई वो नहीं होता, क्योंकि हम मैट्रिक्स मेथड आता नहीं है ग्रिलेज में। जब 3D एनालिसिस और सब पाइल फुटिंग मॉडल करते हैं उसमें जरूरत पड़ती है। ओके सर ओके। तो वो कोई इशू नहीं है, और तब भी कोई इशू नहीं होता। तब क्या करते हैं, बस हम अपना ई चेंज कर देते हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, मैंने शायद किया था, डमी मेंबर बनाया था नहीं। स्क्रीन आ गई ना मेरी? हाँ यस सर। जैसे हम प्रॉपर्टीज में जाके, अब मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब इसमें जो दिख रहा है मेरे, क्योंकि ये तो लेटेस्ट, अब मुझे आईएससी यूज करना है। जैसे कंक्रीट है, आईएससी कोड है उसमें, ISRC। तो मैं जैसे M40 चूज करा। अब इसमें ये ई आ गया अपने आप ही, ये ई चूज कर लेता है। ये चूज कर रहा है IS456 के अकॉर्डिंग। अब तुम उसमें देखोगे IRC 112 या IRS CBC, तो उनमें ई थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कुछ नहीं करना होता, यहीं पे इसको क्लिक करके बस दोबारा से नन पे क्लिक कर दो, तो ये ई लिखा हुआ आ जाता है। इसको चेंज कर दो वैल्यू को, जो भी। बाकी सब सेम ही रहता है। बाकी डेंसिटी चेंज करनी हो तो डेंसिटी भी कर दो। थर्मल कोफिशिएंट और पॉइजन रेशियो सेम रहता है। तो भाई इतना ही फर्क आता है और कुछ नहीं होता। डेंसिटी देख लेनी होती है, क्योंकि सेल्फ वेट में हम 25 ही लेते हैं। तो हमने जो किया था, हमने सारे लोड अप्लाई कर दिए थे। बस हम लाइव लोड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव लोड बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है समझने में। तो Excuse me, उसकी- sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। Uh, can we model the pile foundation separately हाँ हाँ, on the यस यस, हम अलग भी मॉडल कर सकते हैं पाई को, और सेम मॉडल में भी कर सकते हैं। दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है, और दोनों में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारा सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल जो होता है और सब स्ट्रक्चर का मॉडल होता है, वो बियरिंग्स की वजह से अलग होता है हमेशा। तो उसमें कभी भी तुम्हारे मोमेंट तो जाते ही नहीं है। अगर तुमने बियरिंग एक्यूरेट मॉडल करी है, तो वही फोर्सेस बियरिंग की उठा के तुम पाइल के मॉडल में लगा दो डायरेक्ट। Okay. और या तो इसको पियर तक मॉडल कर दो, पियर के मॉडल, पाइल और पाइल कैप को मॉडल करके पियर बेस पे फोर्सेस लगा दो, या पाइल पियर कैप के टॉप पे फोर्सेस लगा दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी मॉडल बना सकते हैं हम। So that can be helpful for the design of piles हाँ हाँ, for मैं the बताता हूँ कैसे हेल्पफुल होता है। जैसे अब तुम्हारी टीम है, ठीक है, 4-5 मेंबर की, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो। अब एक बंदा जो है सुपर स्ट्रक्चर पे काम करता है, वो क्या करेगा? क्योंकि इनिशियली वो उसका भी एकदम, उसे भी टाइम लगता है, 1 हफ्ता लगेगा डिजाइन करने में। तो वो एक मॉडल करेगा और जल्दी से लोड निकाल के वो तुम्हें दे देगा। तुम इतनी देर में पाइल्स और पाइल कैप मॉडल करोगे, और इतने में उस पर फोर्सेज लगा दोगे। ये तो इनिशियली वो सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करता रहेगा, और तुम पाइल पे भी काम करते रहोगे। तो दोनों एक साथ सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देगा वो। और पाइल फाउंडेशन तुम अपना बाकी सब कुछ बना के रख लोगे। जब उसका सुपर स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगा, तुम दोबारा एक बार फोर्स अपडेट करके डिजाइन करके वो भी दे दोगे। तो दोनों पैरेलली काम करते हैं, और सबमिशन हो जाता है टाइम पे, इसलिए होता है। वरना तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, जैसे एक किसी ने भी क्लाइंट ने बोल दिया भाई 1 महीने बाद सबमिशन लूंगा, आराम से काम करते रहो, कोई इशू नहीं है, तो करते रहो एक ही मॉडल पे, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर तुम्हारा एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगता है, और आर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। और कुछ भी अलग चेंज करोगे तो वो अलग आएगा। अब और एक चीज़ और अच्छी हो जाती है, अगर कंबाइन मॉडल है लेकिन तुम सुपर स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है पाइल फाउंडेशन में। दूसरा मेथड ये जो भी चेंज करो, फोर्स एक्सट्रैक्ट करो और उसमें लगा दो बस। मुझे बेयरिंग रिएक्शन ही तो चाहिए अगर मैं पियर कैप से मॉडल कर रहा हूँ। और पियर कैप से नहीं कर रहा, या तो मैं उससे करूंगा अपने फाइल कैप के टॉप से। दो ऑप्शन होते हैं मॉडलिंग करने के, या तो तुम, ये सुपर स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ करके छोड़ दिया, इससे मेरा सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं। अब मुझे पाइल और फाउंडेशन जो करने हैं, वो मैं यहाँ से भी सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन सब क्रिएट कर सकता हूँ,
या एक अलग मॉडल में जाके क्रिएट कर सकता हूँ वहां सिर्फ। अब वहां पे भी डिपेंड करेगा क्या करना है मुझे क्रिएट, या मुझे पीयर कैप से करना है डायरेक्ट मॉडल, या मुझे खाली पाइल और पाइल कैप करना है मॉडल, और या ना भी करना। अब इसमें तीसरा ऑप्शन भी ये आता है कि तुमने सुपर स्ट्रक्चर की फोर्सेज ले ली, हम जो अपनी एक्सेल या अपना डिजाइन बना के रखते हैं वो रखते हैं सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन का एक्सेल में। यहाँ से बेयरिंग रिएक्शन निकालते हैं, डायरेक्ट अपने सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन में डालते हैं, मतलब एक्सेल में, और वो मैनुअली डिजाइन कर लेते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर हम सॉफ्टवेयर से डिजाइन कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ये सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन डाल से डिजाइन करना ठीक नहीं रहता है थोड़ा, वो पियर और पाइल तो होती नहीं है इससे, वरना रिजल्ट, क्योंकि कंप्रेशन और बाय डायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट आते हैं ना इसमें, तो वो होते नहीं है। फाइल कैप भी नहीं करते हैं हम कभी डिजाइन इससे अपने सॉफ्टवेयर से, क्योंकि फाइल कैप की फोर्सेज नहीं पता चलेंगी। और बाकी सिर्फ क्या कर सकते हो डिजाइन, ईयर कैप भी नहीं कर पाओगे, हाँ तो वो होता ही नहीं है एक्चुअली। तुम्हें फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में जाना ही होता है, तो उससे अच्छा तुम रिएक्शन निकाल के वो कर लो, अपने एक्सेल में डिजाइन कर लो, ये भी होता है, इसलिए करते हैं। आप बोथ मेथड ओके हैं, विदाउट कंबाइन मेथड भी ओके है, जैसे तुम्हारे पास टाइम हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, अब why I'm हाँ, asking हाँ बोलो बोलो। why I'm asking this question, because if it is possible to design the pile foundation separately, we हम्म, can use it for other structure also, like for हाँ building यही करते हैं, structure. मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ मेट्रो में कैसे डिजाइन करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर एक बार डिजाइन होता है, और सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन के अलग अलग मॉडल बनते रहते हैं, जैसे जैसे सॉइल प्रोफाइल चेंज होती जाती है। तो सुपर Okay, स्ट्रक्चर को okay. दोबारा मॉडल नहीं करा जाता, वो एक बार बेयरिंग रिएक्शन निकल गए, एक बार अप्रूव हो गया वहीं खत्म, उसके बाद कोई चेंज नहीं आता। तुम्हारे पाइल पियर इन सब में चेंज आता जाएगा, क्योंकि सॉइल चेंज होती जाती है नीचे, या तुम्हारी पियर की हाइट चेंज हो जाएगी, या तुम्हारे ये अपनी फाउंडेशन की कुछ और स्पैन की लोकेशन, अगर स्पैन चेंज होगा तो सुपर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। पियर ऊपर नीचे हो जाता है, या पाइल के नीचे जो सॉइल मिल रही है वो चेंज हो जा रही है, कहीं पे तुम्हें हार्ड रॉक मिल रहा है, कहीं सॉफ्ट रॉक मिल रहा है, या ओपन फाउंडेशन कर रहे हो, तो वो सब चीजें चेंज होती जाती है। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर की जो भी रिएक्शन है, जो भी फोर्सेज आ रही है, वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसका एक मॉडल काफी होता है, बाकी तुम वायर्ड कुछ भी करो, चेंज करते रहो अपने नीचे सुपर सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन। लेकिन ब्रिज में वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट इसी की होती है, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन तो कर ही लेते हैं लोग। हाँ बताओ अमन, हुआ क्लियर? Yes, sir. और कुछ हो तो वो भी पूछना, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने ये इस पे जो ब्रिज पे हम करने वाले हैं। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेना। एक मिनट इधर से। अब जो हम अपना बना रहे हैं, जैसे जो भी, तो हमारी जो क्लियर कैरेज विड्थ है वो 7.5 है। अब इसके बीच ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब कोड भी खोल लेते हैं। आईआरसी में तो बहुत क्लियर हर चीज दी हुई है, लेकिन दूसरे कोड में, यूरो कोड में तो है, आज तो मैं इतना ज्यादा नहीं है क्लियर थोड़ा। जैसे जैसे हमारी क्लियर कैरेज वे बिट चेंज होगी, वैसे वैसे लोड कैसे हमें अपनी लगाने हैं। तो इसमें ये टेबल रहती है कि
जैसे 4.25 और 5.3 के बीच है, तो इस रेंज के अंदर मेरा लाइव लोड चलेगा। अब इसके ऊपर आ जाती है तो इस रेंज के अंदर चलेगा। जैसे अब मेरा इसके बीच में 7.5, तो इसमें या तो एक 170R की लोडिंग आ सकती है या 2 क्लास A की लोडिंग आ सकती है। तो अब इसको समझने के लिए जब आप इधर आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हीकल यहाँ होगी करीब ऐसे करके, और एक व्हीकल यहाँ हो सकती है, जैसे 2 क्लास A की व्हीकल है। तो यही होता है लाइव लोड में सबसे इम्पोर्टेंट, कि व्हीकल को पहले समझना कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। हमें इससे लेना देना अभी नहीं होता है। एक तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये क्लास A के लिए जो हो जाता है 0.15 है। हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ये दिया हुआ है 0.15, और टायर की विड्थ कितनी दी हुई है 0.5, और टायर टू टायर डिस्टेंस दिया हुआ है 1.8। तो ये सारे डिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये है 0.5 और ये है 1.8। तो ये सारी व्हीकल की डायमेंशन होती है जिस डायरेक्शन में ब्रिज हमारा बन रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ऐसी इसमें भी सेम होती है। अब इसमें क्या हो जाता है 0.15, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस कितना हो गया 0.25। तो 0.4 क्रैश बैरियर के बाद हमारा पहला व्हील यहाँ पे आएगा। ये सबसे मोस्ट इसेंट्रिक इक्वेशन वो होती है लोकेशन। तो हमें ब्रिज क्या करना होता है, अलग अलग लोकेशन पे चला के देखने पड़ जाते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट आएगा और कहाँ पे मैक्सिमम इसेंट्रिक मोमेंट आएगा, या शियर फोर्स कहीं पे चेंज हो सकती हो। तो सबसे पहले तो हमेशा जो हमें व्हीकल चला के देखनी होती है वो सबसे कॉर्नर पे ही देखनी होती है, जहाँ पे मैक्सिमम इसेंट्रिक लोड आने वाला है उसी पे ही चला के देखते हैं। तब जैसे ये मुझे पता चल गया, यहाँ से ये हो गया 0.4 और प्लस यहाँ से कितना लूंगा 0.9, तो 1.3 मेरा इसके एज से, लिख भी देता हूँ, इस एज से ये डिस्टेंस हो गया मेरा 1.3। अब मुझे फिर दूसरा डिस्टेंस भी चाहिए होता है, इससे ये वाला डिस्टेंस। अगर आप ये देखोगे कोड में, तो दूसरा डिस्टेंस लिखा हुआ है जी मिनिमम, ये होता है 1.2। ये भी मेंशन होता है वैसे जी, ये रहा मैक्सिमम। ये किसका है, क्लास बी का है। क्लास ए का होता है वैसे 1.2 लोड। ये तो लिखा हुआ है क्लास बी है ये। ये इसमें लिखा हुआ होता है, जब ये होता है तो इसमें 0.4 to 1.4 के मीटर में, जब अबव 6.1 होता है तो 1.2 होता है। तो ये हमेशा ले आता है 1.2। अब यहाँ आयो, तो 1.2 हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 0.5 है। कितना हो गया 0.5 प्लस कर दो, प्लस 1.2, 1.7 हो गया। और 1.7 प्लस हाफ ऑफ दिस और प्लस हाफ ऑफ दिस, तो 1.8, 1.7 प्लस 1.8, तो 3.4 आ जाता है हमेशा, 3.5। तो ये जो आ जाता है अपना यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। तो पहली लेन जो है मेरे एज से कितनी है 1.3 मीटर के डिस्टेंस पे, उसके बाद दूसरी लेन किस पे है 3.5। ये मोस्ट इसेंट्रिक इक्वेशन वो है। अब ऐसे ही अगर तुम दूसरा बनाओगे तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि दो, एक मिडिल में चला दो, दूसरी कहीं और लगा दो। अब एक 70R बनाओगे तो उसके लिए अलग होगा पहले, लेकिन इसको अप्लाई करना होता है, इसको समझना होता है। अब जैसे हम मिडास में आए, और ये इसमें बहुत आसान है। अगर तुम किसी और सॉफ्टवेयर करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ते हैं,
काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जैसे अगर हम स्टैट में करेंगे तो उसमें चीजें अलग हो जाती हैं। इसमें काफी इजी होता है, इसमें व्हीकल भी नहीं डिफाइन करनी और सब में व्हीकल भी डिफाइन करनी पड़ जाती है। लोड में गए, यहाँ पे मेंशन है मूविंग लोड। मूविंग लोड में सबसे पहले वो पूछेगा कोड। जब तक हम कोड नहीं बताएंगे वो कुछ नहीं देगा। मैं आज तो बता दूंगा तो आज तो के हिसाब से कैनेडियन कैनेडियन बीएस के हिसाब से अगर तुम बीएस डालोगे तो यहाँ पे ये आ जाता है। इसमें देखोगे ना व्हीकल्स में एड स्टैंडर्ड, तो इसकी जो एच ए और एच बी की लोडिंग है वो आ जाती है बीएस की। तो हमें बीएस तो नहीं चाहिए अभी, अभी हम डालेंगे इंडियन। इंडिया पे क्लिक करोगे ये भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब इसमें व्हीकल में जाओगे एड स्टैंडर्ड, तो यहाँ दो दो आते हैं, IRC6 और IRS ब्रिज रूल। ब्रिज जो होता है अपना, ये अपनी रेलवे के लिए ब्रॉड गेज मीटर गेज ये सब, और IRC6 में हमारी व्हीकल है क्लास ए, क्लास बी, 70R, 40R, क्लास AA और फुटवे। इसमें जो यूज करते हैं हम हमेशा यूज करते हैं क्लास ए लोडिंग अप्लाई, और दूसरी लोडिंग हमेशा अप्लाई करते हैं 70R लोडिंग। और यहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो, सारी लोडिंग तुम्हारी डायरेक्टली यहाँ से मैच कर देगी कोड से, तो इसमें कोई वो नहीं इशू था। अप्लाई, ये दो व्हीकल हमने ऐड कर दी, इन्हीं दो को हम यूज करने वाले हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, जरूरत है ही नहीं अब, बस ये इसका काम यही था व्हीकल डिफाइन। अब यहाँ आती है ट्रैफिक लेन्स डिफाइन करना, लाइन लेन्स, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें हम ये लेन डिफाइन करेंगे, ये वाली, एक ये लेन और एक ये लेन। अब उसके लिए हमें ड्राइंग का भी थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। जब पहले, अब मेरे पास ऑप्शन, मैं पहले देखता हूँ अप्लाई करके कि वो ले रहा है। यहाँ मैं मेंशन करूंगा लेन 1, नाम दे दो। इसेंट्रिसिटी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। स्पैन लेंथ कितनी है, 20 मीटर का था पूरा। अब इसमें ये पूछेगा क्रॉस बीम या लाइन एलिमेंट। हमेशा जब तुम गर्डर वाला ब्रिज मॉडल करोगे जिसमें अलग अलग गर्डर हो डिफरेंट, तो हमेशा क्रॉस बीम सेलेक्ट करना है। क्रॉस बीम डिफाइन नहीं है तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। एक मिनट में कर देते हैं क्रॉस बीम ग्रुप में। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर दो। तो ये है मेरी क्रॉस बीम। तो मैं ग्रुप में जाना है, स्ट्रक्चर, क्रॉस बीम। अब ये कोई भी सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल। इसको उठाओ, यहाँ फेंको, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये अपने आप सिलेक्ट होगा क्रॉस बीम। वहाँ पे ट्रैफिक लेन में ऐड लेन 1, ये सब यही रहेगा 20 मीटर। ये क्रॉस बीम, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्रॉस बीम। अब यहाँ 2 पॉइंट पूछेगा, अब पूरा ब्रिज ओपन कर लेंगे। अब ये 2 पॉइंट तो डिफाइन करने होंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक्सेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए। अब हमने ब्रिज जो मॉडल किया था, इससे यहाँ कितना है, ये 1.4, और सेंटर टू सेंटर कितना है 2.8। तो ये डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे लिखने होंगे। ये हमारा गर्डर है, यहाँ एक गर्डर होगा और यहाँ एक गर्डर होगा। तो अब हमारे पास हम क्या इंफॉर्मेशन है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है 1.4 है, और मुझे पता है ये मैंने लिया हुआ 0.45। तो 0.45 प्लस 1.3 कितना हो गया ये। अब मेरे व्हीकल का पहला टायर किधर चला जाए, वो किधर चला जाएगा, ये सेंटर थोड़ा इधर आ जाएगा। तो 1.3 प्लस 0.45, 1.75 आएगा यहाँ से लेके इसके सेंटर का डिस्टेंस। और मेरे पास अवेलेबल डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 1.4। 1.5 माइनस 1.4, तो 0.35 इधर आएगी व्हीकल मेरी, इससे इधर उसका सेंटर 0.3। इसके बाद कितना आना है, 3.5 प्लस 0.35, वो अपने आप लगा देंगे हम जब हमें इसका पता चल गया। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, हमें इससे डिस्टेंस पता है, अगर हमें इससे डिस्टेंस पता करना हो
तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 माइनस 0.35, तो 2.45 हो गया। अब वापस हम अपने मॉडल में आएंगे। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी देनी है, कितनी आ रही है 0.35, चेक करते हैं 0.35, और ये दो हमें वो चाहिए, दिस एंड मूव लाइक दिस। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं, ये देखो अब ये ग्रीन पॉइंट दिख रहे हैं, ये 0.35 इधर है, इसेंट्रिक है, ये पता चल रहा है ये इतनी इसेंट्रिक है। तो ये ऐसे ही हम एक लेन बनाते हैं। अब जो मेरा लाइव लोड चलेगा वो इन पॉइंट्स पे चलेगा, ये जो तुम्हें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, एक टायर इधर चलेगा, एक टायर इधर आएगा। अब दूसरी इसेंट्रिसिटी कितनी आनी है 0.35 प्लस 3.5, क्योंकि हमने पहले ही निकाल के रखा था, प्लस 0.35 3.85, तो इसका नाम चेंज कर देंगे लेन 2, और इसको कितना कर देंगे 3.85। ये सब सेम रहेगा, बस इसको डिलीट करके वापस ऐसे ही चला देंगे लाइक दिस, और अप्लाई कर देंगे। दूसरी लेन का आई है हमारी, यहाँ बीच में आ गई बिल्कुल ही। तो ये होता है कोड के हिसाब से, हम एक यहाँ पे लोड चलाने वाले हैं और एक यहाँ पे लोड चलाने वाले हैं, ये जबकि हम चला रहे हैं क्लास ए के लिए 2 लेन। अब 70R का डिस्कशन कर लेते हैं। अब 70R पहले देखो क्या रहता है। 70R की थोड़ी लोडिंग अलग रहती है। इसमें क्या होता है, जो टायर से जो डिस्टेंस होता है वो 1.2 होता है। अब टायर के विड्थ मेंशन नहीं है यहाँ, तो विड्थ अगर तुम्हें देखनी हो तो वापस ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ मेंशन है 0.86, तो इसके हिसाब से करना होता है। अब तुम्हारे पास और विड्थ भी है, लेकिन सबसे कम यही होती है तो यही लेते हैं, और टोटल विड्थ भी है 2.79। तो अब इसको जाओगे, इसको नीचे बना लेते हैं हम एक और, या इधर थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे बॉर्डर है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें व्हीकल लगानी है। तो व्हीकल जो लगेगी वो यहाँ से 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे पहले ही हमारे को गिवन है, तो कुछ डिस्टेंस आएगा। तो व्हीकल का जो पहला टायर है वो हम ऐसे ले सकते हैं, और दूसरा टायर ऐसे मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर व्हीकल बना देते हैं। ये कितना गिवन है 1.2, ये पहले से ही है हमारे पास 0.45, ये कितना है 0.86। अब अगर आए तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेंटर टू सेंटर पे डिस्टेंस चाहिए होता है। तो सेंटर टू सेंटर कैसे मिल जाएगा हमें, 2.96, 2.79 माइनस 0.86, 1.93। ये जो डिस्टेंस है 1.93, और हमें ये डिस्टेंस भी पता है 1.4, और गर्डर टू गर्डर 2.8 है ही। तो अब यहाँ देखो 0.5 1.2, तो ये पहले ही इससे इधर जा चुका है। अब
हमें क्या पता है 0.86 का हाफ भी ले लेंगे, 0.86 डिवाइड बाई 2, 0.43। जैसे मैं अगर इसका हाफ लूँ, ये जो डिस्टेंस है 0.43, तो 0.45 प्लस 1.2 प्लस दिस हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ 1.93, वो मेरा यहाँ से डिस्टेंस आएगा, उसमें से 1.4 माइनस कर दूंगा तो मुझे इसेंट्रिसिटी पता चलेगी। ऐसे करेंगे ये। तो 1.93 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.43 प्लस 1.2 प्लस 0.45, we are getting a right distance from this point to this center 3.045। अब हमारे पास 1.4 गिवन है, तो 3.045 माइनस 1.4, we will have this distance 1.645। तो हमें ये इसेंट्रिसिटी अप्लाई करनी है इस 70R के लिए। तो 1.645, इसको हम मैसेज यहाँ जाएंगे, लेन 3 मेंशन करेंगे, ये कितना है 1.93, इसेंट्रिसिटी कितनी है 1.645। इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं लेन 3 आ गई यहाँ और यहाँ, तो ये हमारी अब लेन 3 डिफाइन हो गई। अब इसको क्लोज कर देते हैं और हम जाएंगे वापस लोडिंग में। मूविंग लोड हमने लेन डिफाइन कर ली, व्हीकल डिफाइन कर ली। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को कंबाइन करना होता है कि कौन सी लेन पे कौन सी व्हीकल चलेगी। ये इंपॉर्टेंट काम होता है। कभी हमें ऐसा नहीं करना होता कि 70R की व्हीकल को हम क्लास ए में चला दें या क्लास ए की व्हीकल को 70R में चला दें। तो ये बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, ये और सॉफ्टवेयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें। तो जैसे अब हम क्लिक करेंगे मूविंग लोड केसेस ऐड, अब यहाँ इसको नीचे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नेम दे देंगे 2 क्लास ए लोडिंग, 2 क्लास ए ऐड। अब यहाँ पे देखो मेंशन कर रहा है कि स्केल फैक्टर और लोड प्लेन्स। अब स्केल फैक्टर यहाँ क्या होता है, आप वापस कोड में जाएंगे, कोड में एक चीज मेंशन है लाइव लोड के लिए, इम्पैक्ट फैक्टर, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा लोड है डायनेमिक और हम अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक से डायनामिक कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा इम्पैक्ट फैक्टर आता है। वो क्या करता है, हमारी लोड की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। वो किस वजह से आता है, हमेशा इसी वजह से आता है क्योंकि हमारा लोड डायनामिक होता है और हम उसको स्टैटिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम नीचे जाएंगे, नीचे इम्पैक्ट, तो यहाँ इम्पैक्ट में जाके यहाँ देखो, अब यहाँ पे भी अलग अलग है फॉर क्लास ए और क्लास बी लोडिंग इन द मेंबर ऑफ ब्रिज डिजाइन फॉर क्लास एंड क्लास ए तो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ इम्पैक्ट फैक्टर कितना हुआ है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्रिज इसका 4.5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एल, और यहाँ पे कितना स्टील ब्रिज 9 डिवाइडेड बाय 13.5 प्लस एल। तो 4 पॉइंट, अगर हम इसको ले लें 4.5 6, अब इसमें जो एल होता है हमें बेरिंग सेंटर वाला लेना होता है, तो 90 लिया जाएगा, 6 प्लस ये आता है 0.18 आ रहा है, तो 18% मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी फोर्स क्लास ए के लिए। अब मैं 70R को देखता हूँ फॉर क्लास डबल ए लोडिंग और 70R लोडिंग। अब अगर मेरे पास ट्रैक व्हीकल है, उसमें लिख रहा है 9 मीटर का स्पैन, 9 मीटर तो है नहीं, उससे ज्यादा है। तो इसमें भी अलग अलग लिख रहा है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्रिज के ट्रैक व्हीकल और व्हील व्हीकल, और स्टील ब्रिजेस के ट्रैक व्हीकल और व्हील व्हीकल।
तो ट्रैक व्हीकल मेरी होती है जैसे टैंक वैंक हो गए, मिलिट्री इक्विपमेंट जो होती है वो ट्रैक व्हीकल होती है, और व्हील व्हीकल सारे ट्रक व्हीकल जितने भी होती है वो सब होती है। तो इसमें जो है 10% होता है अप टू स्पैन ऑफ 40 मीटर एंड इन अकॉर्डिंग विद द कर्व, हम कर्व भी देखेंगे अभी। और व्हील व्हीकल का होता है 25%। अगर मेरा 12 मीटर तक होता तो मैं 25% डायरेक्ट ले लेता, और अगर उससे ज्यादा है तो वापस हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। ये फिगर 9 में गिवन है यहाँ। तो इसमें क्या होता है, नीचे वाला ग्राफ जो है कंक्रीट ब्रिजेस का है, ऊपर वाला जो है स्टील ब्रिजेस का है। तो ये देखना पड़ता है। अब इसमें ग्राफ में देखेंगे कैसे देखते हैं, रीड करते हैं। हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ मेरा वो कितना आ रहा है, स्पैन इन मीटर्स और इम्पैक्ट परसेंट। तो स्पैन जो आ रहा है मेरा वो है 19, 18 एंड इसके बीच यहाँ कहीं आएगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, ये आ रहा है। अब यहाँ 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पे भी 18 ही आ रहा है। लगभग दोनों का सेम आ जाता है तो अच्छा रहता है, वरना चेंज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आते हैं, यहाँ हम डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं 1.18% मेरा इंक्रीमेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेन 0 है और मैक्सिमम 2 है। यहाँ चेंज करेंगे क्लास ए, क्लास 1, क्लास 2, अप्लाई, क्लोज, अप्लाई। तो यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो गया क्लास 2 का एक केस क्रिएट हो गया। 70R, 70R। यहाँ इसको वापस क्लिक करेंगे, इसको वापस हटाएंगे, ये सेम रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको 70R कर देंगे। ये 3 के लिए है, ओके। अब यहाँ देखो 2 लोड क्रिएट होगा, एक क्लास ए का और एक 70R का। अब इसको सिलेक्ट, अब एक बार रन करा के दिखा दो कैसे दिखेगा। अगर हमें बी की लोकेशन देखनी हो, कुछ और देखना हो, ये काफी जल्दी रन हो गया, ज्यादा था नहीं इसमें। रिजल्ट यहाँ फोर्सेस, बीम डायग्राम। अब यहाँ देखोगे, ये तो हमारे स्टैटिक हमने बनाए हुए थे, लेकिन क्लास ए और 70R अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। इसमें भी 3 चीज आती है, मैक्स, मिनिमम, वी ऑल। मैक्स, मिनिमम, वी ऑल को भी जनरली लोग वी ऑल, एम वाई बेंडिंग मूवमेंट। अभी लेजेंड ही क्लिक करेंगे, अगर लेजेंड देखना है वो भी देख लेंगे। इस पर क्लिक करके इसको भी यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, क्योंकि मेरा मोस्ट एसेंटिसिटी यहीं आनी थी, तो ये गटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है मेरा क्लास ए लोडिंग के लिए। लेकिन अगर हम 70R देखें, तब भी इसी साइड हो रहा है, इस गटर पे ज्यादा आ रही है अपनी लोडिंग। और इसकी अगर वैल्यू देखनी हो तो वो भी देख लेते हैं क्या आ रही है। तो 1601956, और क्लास ए में क्या आ रहा है, 1626, तो 1400। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि क्लास जो मेरा 70R लोडिंग है वो क्लास ए से हमेशा ज्यादा ही रिजल्ट वो देता है। यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट से भी दिखा रहा है, और यहाँ पे आप लोडिंग से भी देख सकते हैं कि कैसे दे रहा है ज्यादा। तो क्लास ए की जो लोडिंग होती है एज कम्पेयर टू दी 70R लोडिंग कम होती है। क्लास आप 70R की देखेंगे तो 8 टन, 12 टन, तो ये टोटल मिला के बनता है 100 टन। लेकिन अगर आप इसकी देखेंगे लोडिंग, अब इसी में ही ये चीजें भी होती हैं, ट्रैक व्हीकल, बोगी व्हीकल,
ये सब ऑटोमेटिकली मिडास अप्लाई कर देता है, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी ट्रैक व्हीकल अप्लाई हुई नहीं हुई, बोगी व्हीकल अप्लाई हुई या नहीं हुई, या हमारा व्हील्ड व्हीकल अप्लाई हुई नहीं हुई। मिडास सब कुछ इनबिल्ड है, अलग से लोड केस बनाने की जरूरत नहीं है, सारे खुद ही के ले लेता है। और क्लास ए की लोडिंग देखोगे तो ये होती है 6.2 पॉइंट, और ये होती है 57 अराउंड, वो होती है 100, ये होती है 57, तो करीब 50%, 40% डिफरेंस रहता है क्लास ए एंड 70R लोडिंग में। ये सब तो आ गया, इम्पैक्ट फैक्टर भी समझ गया। हाँ, अब इसमें आते हैं। अब जैसे मुझे पता है 70R में मेरी सबसे हाई लोडिंग आ रही है, इसकी शेयर फोर्स भी देख सकता हूँ मैं डायरेक्ट एवरेज पर क्लिक करके। और सिर्फ मैं अगर ये देखना चाहूँ, ये नहीं, अभी रुको। 70R वैल्यू लेजेंड। अब यहाँ पे ना एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी दिखाता है, तो मैक्सिमम 1958 है, तो मैक्स किस पे है, एलिमेंट 84। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा 84, ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब 84 पे किस साइड है, जे साइड है, ये आई है तो एंड स्टार्टिंग पॉइंट, जे वो है एंड पॉइंट है। तो अब मुझे अपनी व्हीकल की पोजीशन देखनी हो कि भाई क्या पोजीशन है जिसकी वजह से ये इतनी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। इसमें जाते हैं मूविंग ट्रेसर, बीम फोर्सेस एंड मोमेंट। यहाँ पे मुझे एलिमेंट का नंबर मेंशन करना पड़ेगा 84। यहाँ पूछता है पार्ट, कौन से पार्ट में देखनी है, तो मैं आई चूज करूंगा, जे चूज करूंगा, कंट्रोल एडेंट सब ऑप्शन रख लो, और यहाँ पे लोडिंग मैक्स क्लास 2 70R और अप्लाई। तो यहाँ मेरा लोड चल रहा है 70R की वजह से। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यही मेरा 70R लोड है। इसमें अभी तक कोई डाउट किसी को कुछ, या कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो, या कोई और कैसे निकाला। अब ज्यादातर हम क्या करते हैं कि क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर है, हमें मैक्सिमम देखना है, तो एक ये होता है कि हम इसके सेंटर पे भी एक लोडिंग चला के देख सकते हैं कि वो कितनी दे रहा है, क्योंकि हमेशा गवर्न तो 70R ही करता है। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, लोड, मूविंग लोड, ट्रैफिक लेन, सिर्फ हमें लेन एक एक्स्ट्रा ऐड करनी है, लेन 4 इसेंट्रिसिटी 0 रखे, 1.93, स्पैन लेंथ 20, क्रॉस बीम यहाँ से ये लेन क्रिएट कर ली। मूविंग लोड केस मेंशन करेंगे 70R मिडिल, क्योंकि मिड गटर पे चला रहे हैं हम। ऐड, इसको डिलीट कर दो, ऐड 1.18, लेन 4 70R क्लोज।
हो गया रन। अब रिजल्ट्स में जाएंगे फोर्स पे। यहाँ पे ये भी आ गया। अब इसमें तो हमने देख लिया था, एक बार इसको देख लेते हैं। वैल्यूज लेजेंड। अब आप देख रहे हैं कि कितनी लोडिंग आ रही है, सिर्फ 1673। और उसकी वजह से जो इसेंट्रिसिटी की वजह से जो आ रही थी, ये 1956। तो ये मैक्सिमम है, हम उसको नहीं, इसको कंसीडर करेंगे। और इसका अगर हमें डिफॉर्मेशन देखना होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट कंटूर 70R, यही ठीक है। जेड में डिफॉर्म वैल्यू भी नहीं चाहिए, लेजेंड भी नहीं, ओके। और इसको 3D व्यू में भी देख लेंगे आप। मोस्ट एसेंट्रिसिटी यहाँ क्रिएट हो रही है, तो वो इसी वजह से ही उधर को डिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसकी एनिमेशन भी बड़ी अच्छी सी है, अगर देखना चाहते हैं तो भाई यहाँ एनिमेट एनिमेट अप्लाई क्लिक, ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगा। और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज देखनी हो तो लेजेंड क्लिक करके जो अब हमें दिख रही हैं वैल्यूज हायर 10 mm दिखा रहा है अभी। तो 10 mm तो काफी कम है हमारे 20 मीटर स्पेन में। 5 mm ही है वैसे तो, इस जगह पे 5-6 mm, क्योंकि वो 6 को कन्वर्ट करके दिखा रहा है मीटर में। जब मैं उसमें एक्चुअल यूनिट में लूंगा तब वो एक्चुअल दिखाने लगेगा। वैसे 5.996 mm एक्यूरेटली। वापस चेंज कर दो। अब मुझे अगर वो देखने हो रिएक्शन, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये एफ। अब ये देखो, ये क्या कर रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये अब यहाँ पे ये देख रहे हो, इन दोनों इसमें हमारी टेंशन क्रिएट हो रही है इस बियरिंग में। तो जब हम लाइव लोड प्लस डेड लोड करेंगे तब हमारी यहाँ पे टेंशन नहीं आनी चाहिए, वरना हमारा स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल हो जाएगा। वरना हमें सुपर स्ट्रक्चर का डेड लोड बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें बियरिंग का अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा, इसको फिक्स बनाना पड़ेगा, या इसको फिक्स या किसी और को चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये बियरिंग अरेंजमेंट सही नहीं रहेगा। अब ड्यू टू दिस मच एक्सेंट्रिसिटी, और मैं 70R क्लास ए का देखूंगा, वैल्यूज भी देख लेते हैं, ओपन करते हैं। 7 क्लास ए में कोई मेरी अपलिफ्ट नहीं आ रही। क्यों क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक लोड मेरा यहाँ चल रहा है, लेकिन दूसरा लोड भी मिडिल में चल रहा है। जैसा आपको याद होगा, यहाँ पे ये 2 व्हीकल चल रही है, एक यहाँ चल रहा है व्हीकल और एक यहाँ चल रहा है, तो इतना ज्यादा इशू नहीं आ रहा। लेकिन 70R में हमेशा एक ही व्हीकल चलता है, तो उसकी वजह से 20 किलो न्यूटन का अपलिफ्ट आ रहा है। लेकिन ये भी अलाउड नहीं होता है बेयरिंग में ज्यादातर। अगर हम ये अलाउड करते हैं तो फिर बेयरिंग जो है टेंशन बेयरिंग, एज टेंशन बेयरिंग डिजाइन करनी पड़ जाती है। वो उसका प्रोसीजर और डिजाइनिंग अलग होती है, फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है अगर ये है तो। लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड का, तो ये जो है नहीं आएगा। अब इसमें बताओ, कोई डाउट है किसी का? हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट? हेलो। No, sir. हाँ, अमन या रवि, डू हैव एनी डाउट? No, sir, it's fine. है ना? ओके। तो वो अब हमें बनाने होते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन भी सेम, वापस हम IRC 11, IRC 6 को रेफर कर सकते हैं। तो IRC 6 में सब गिवन है वैसे। तो इसके एंड में पेजेस पे जाएंगे तो कॉम्बिनेशन गिवन है, ये रहे। अब हमें देखना पड़ता है कौन सी, ये फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन से हमें मतलब नहीं है अभी।
ये है सर्विसिबिलिटी के, और इससे ऊपर होंगे अल्टीमेट के। तो अल्टीमेट के 3 टाइप के होते हैं, बेसिक, एक्सीडेंटल, सीजमिक। तो बेसिक ये हो जाते हैं, फिर उसके बाद सीजमिक आ जाते हैं, फिर नीचे सर्विसिबिलिटी में हमेशा 3 ही रहते हैं कि रेयर, फ्रीक्वेंट, क्वासी परमानेंट। अब ऐसा क्या होता है कि इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, लेकिन जब अल्टीमेट के 3 है, ये बेसिकली सिर्फ हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही चेक करेंगे। एक यूएलएस का चेक देंगे, शेयर का चेक देते हैं, और टॉर्जन का, वो सिर्फ इन कॉम्बिनेशन की वजह से देंगे। लेकिन जो सर्विसिबिलिटी के है कॉम्बिनेशन, वो डिफरेंट हो जाते हैं हमारे। रेयर कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ स्ट्रेस चेक करते हैं, फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन में हम डिफ्लेक्शन और स्ट्रेस चेक कर लेते हैं, लेकिन क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन में सिर्फ हम अपनी क्रैक विड्थ चेक करते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंट होते हैं, और ये सारे जरूरी होते हैं अप्लाई करने। इसमें तो जो भी क्रिटिकल होगा वो काफी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में ये सिर्फ स्ट्रेस के लिए क्रिटिकल होगा, ये अपना सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल होगा, और ये अपना सिर्फ क्रैक विड्थ के लिए क्रिटिकल होगा, और किसी में नहीं लेते फिर ये। तो कॉम्बिनेशन ही हमें अप्लाई करने हैं बस, और बाकी तो हो गया। तो अमन, तुम कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? हेलो। मैं कहीं काम नहीं कर रहा अभी। अच्छा, अभी सीख रहे हो, मतलब हाँ अप्लाई हाँ हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू दे रहे हो? यस यस। तुम कहाँ रहते हो? Actually I'm preparing for some examinations, but ओके, meanwhile, गेट, आईएएस, हाँ हाँ, और right sir. और एनी अदर लाइक एसएससी, सीजीएल, समथिंग? Hmm. But sir, I have some means I worked in some buildings, a structure like I have some डिजाइनिंग means और एग्जीक्यूशन? uh designing only sir. ओके, यू हैव A वर्क इन द डिजाइन little पार्ट। bit of little bit of knowledge means ओके, I worked in मतलब stat. स्टेट प्रो में या फिर ई टैब में बिल्डिंग का काम ज्यादा होता है? Uh, very और nominal knowledge, sir, not just. तो कहाँ रहते हो? Sir, रांची में मैं हूँ. रांची? रांची झारखंड ना? Yes yes. धोनी के घर के पास। Not exactly, but yes, हाँ हाँ, essentially. रांची मतलब धोनी भाई, बात खत्म। Yeah. और वो, तो तुम एमटेक हो या बीटेक अभी? मैं एमटेक हूँ सर. अच्छा, एमटेक हो, ओके। हाँ, नहीं, एमटेक हो तो डिजाइन में घुसना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो एमटेक ले। इंटरव्यू दिया कोई हम्म. डिजाइन का, मतलब ब्रिज के लिए या बिल्डिंग के लिए? अभी जिससे तो नहीं सर. तो डालते रहो रिज्यूम अपना। ये आजकल हायर कर रहे हैं उनको भी, क्या नाम है, जैसे जीईटी होते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, को भी रख रहे हैं काफी कंपनी, एडकेस ले रही है। I और will try, sir. हाँ, Once I will be means I will be नहीं नहीं over नहीं, with मैं ये this. नहीं कह रहा कि तुम अभी से ही अपने रिज्यूम में दिखा दो कि मुझे ब्रिज आता है, क्योंकि क्या होगा, तुम्हें इतनी जल्दी कॉल नहीं आएगी। जब तुम्हारा रिज्यूम एक बार सर्कुलेट हो जाएगा, लोगों के पास जाएगा, उसके भी 1-2 महीने बाद कॉल आनी चालू हो जाती है। लेकिन जब तक तुम Right. अपना रिज्यूम अभी से बना के रखो और दिखाओ कि हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक इंटरव्यू दो, चाहे जीरो नॉलेज से दो, उस इंटरव्यू से तुम्हारी ये क्लियर होगा कि ये क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। तो वो बहुत अच्छा रहता है कि इंटरव्यू देके तुम अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, Yes. क्योंकि किसी का पहले इंटरव्यू में नहीं होता, टाइम लगता है हमेशा। ये मतलब बहुत ही कम होता है कि किसी का एकदम ही क्लियर हो जाए। वो किस्मत की भी बात हो जाती है कभी कभार, कि भाई इंटरव्यूअर को तुम्हारा बिहेवियर ही पसंद आ गया, या तुमने पीछे कितनी अच्छी कर दी कि हाँ भाई इसे ले लो, ये बढ़िया लड़का है, चाहे इसे आता हो ना हो, ये कर देगा काम, हम सिखा देंगे और ये बढ़िया कर लेगा। तो अभी जॉब ज्यादा, मतलब तुम क्या चाह रहे हो अभी, प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट में? क्योंकि तुम दोनों तरफ झूल रहे हो अभी, नहीं देख रहा, मतलब तुम कह रहे हो कि तैयारी भी कर रहा हूँ मैं और ये भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मन किस साइड तैयारी है, कर रहा हूँ सर. गवर्नमेंट जॉब तैयारी साइड या? तो गवर्नमेंट का ही है सर. अच्छा, गवर्नमेंट का एंड ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट में अगर क्योंकि सर एग्जाम होंगे फिर रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत इट टाइम लॉन्ग लगेगा। लॉन्ग प्रोसेस. हाँ हाँ भाई, तो बहुत आजकल तो वैसे ही बहुत लंबा ही प्रोसेस चल रहा है। पता नहीं 2-3 साल बाद लोगों को वो मिलती है थोड़ी पोस्टिंग।
तो गवर्नमेंट में किस चीज में फोकस है, ये अपने PSU और प्योरली गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट समथिंग ES और NEIS टाइप? हाँ सर, ES का हो जाए और अच्छा है। और PSU मतलब गेट के थ्रू ही होगा, उसमें अच्छे हाँ, रैंक अगर PSU आएंगे। PSU तो सेमी गवर्नमेंट हो गए वो, या फिर प्राइवेट मिल जाता है गेट के थ्रू थोड़ा बहुत। और इफ पॉसिबल स्टेट सर्विसेज के कुछ आते हैं हाँ हाँ हाँ, अपने स्टेट के। PWD हो गया अपना, अलग अलग स्टेट के अपने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होंगे, तो हमारा झारखंड वर्क डिपार्टमेंट होगा या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD होगा झारखंड का। वहाँ के लोकल और भी डिपार्टमेंट होंगे, MCD होगा वहाँ पे, वो भी बहुत होते हैं, काफी चीजें होती हैं। नहीं अच्छा है सर आपने तैयारी। कहाँ से किया था है अपना? आपने बीटेक। कहाँ से मतलब अपना बीटेक या बीटेक। एजुकेशन? हाँ हाँ, मैं हाँ, तो यहीं से ग्रेटर नोएडा से की थी, GL बजाज। ओके। उसके बाद से बस ये है कि डिजाइन में घुस गए थे, तो घुस गए था इनिशियली। मतलब थोड़ी बहुत ये था कि हाँ एक दो जानने वाले थे, उन्होंने सिखा दिया था। और बट डिजाइन में और फर्क है साइड में, जैसे तुम लिमिटेड रहोगे एक्सपोजर, मतलब ऑफिस में रहोगे, कभी ज्यादा पता नहीं चलता क्या चल रहा है साइड पे या क्या हो रहा है। बहुत से लोग से डिजाइन हो नहीं पाता, बहुत से लोग से साइड का काम नहीं हो पाता, तो हमसे साइड का नहीं हो पाता था, तो हम डिजाइन में घुस गए। और बहुत से मैंने डिजाइन ऑफिस में, अपने ऑफिस में देखे जिनसे और डिजाइन नहीं हो पाता, तो अब मैं तो कहना भाई ऑफिस ही चले जाओ, लेकिन भाई सुकून की लाइफ है, सैटरडे संडे छुट्टी, ऊपर से 6-7 बजे ऑफिस से छुट्टी, साइट पे नहीं जाना, काले नहीं हो गए। और ऊपर से साइट जो होती है वो सारी हमेशा आउट ऑफ स्टेशन होती है, कभी कहीं चल रही है, कभी कहीं चल रही है, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम साइट कहीं और हो। और डिजाइन में हो तो तुम्हें क्या पता रांची में ही मिल जाए जो हम, ये रहता है थोड़ा बस। लेकिन अच्छा। पैसे साइट पे ज्यादा होते हैं, अच्छा मिलता है पैसा। हम्म, और ज्यादा साइट वाले 2 नंबर का तो कमाते ही हैं सब, तो 2 नंबर का पैसा भी काफी है उसमें। हम्म। डिपेंड करता है क्या है, ज्यादातर साइट पे सब कमाते ही हैं, मतलब सर अभी आप जित कहाँ मतलब किसके लिए काम कर रहे हो? मैं हम्म। जेकब में हूँ, अच्छा। दे ओनली इन कंसल्टेंस द है। नोएडा, नोएडा और दिल्ली? हाँ, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। मैं मतलब कहीं से भी काम कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब हमारा ऑफिस वो है पूरे इंडिया में, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, ओके। या इंडिया के बाहर से भी कर सकता हूँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले वो इंडियन के हिसाब से देंगे तो वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। MNC में फायदा है, कहीं कहीं भी ऑफिस शिफ्ट हो तुम अपनी ट्रांसफर ले लेते हो, या वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था अभी। अब ये ऐसा चल रहा है कि किसी को कोई हफ्ते, जैसे पूरे महीने में दो, एक एक हफ्ते ऑफिस आ जाए, बाकी अपने घर चला जाए वहीं से करे। या फिर जो लोकल के हैं, जैसे हम लोकल के हैं, तो हमें 2 दिन बुलाते हैं ऑफिस, बाकी हम घर से कर लेते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मिली हुई है सब कोविड के बाद सारे ऑफिसों में। और हम्म। बढ़िया रहता है उससे हिसाब, लेकिन घर पे ज्यादा काम करवाते हैं, कभी भी सर कॉल कर देंगे। ब्रिजकॉन की, ब्रिज है ब्रिज की स्पेशल, ब्रिजकॉन। ब्रिजकॉन, हाँ अच्छी कंपनी है, जानता हूँ, मेरे बहुत जानने वाले हैं ब्रिजकॉन में, पास ही है घर के। जो वहाँ के दोनों VP हैं, वो एक तो पड़ोसी है मेरा, काफी अच्छे हैं ब्रिजकॉन में, तो जान पहचान। ब्रिजकॉन अच्छी है कंपनी, यस। लेकिन वही है, ब्रिजकॉन काम ज्यादा करवाती है, हाँ यार ब्रिजकॉन तो करवाएगा। लोकल प्रोजेक्ट है उन पे काफी अच्छे, ये मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, और स्पेशल ब्रिज की टीम में बस अच्छी टीम जो है उनकी, स्पेशल ब्रिज की अगर उसमें घुसने को मिल जाए तो बहुत अच्छी है। वरना तो मेट्रो के प्रोजेक्ट तो काफी है उनपे, स्टेशन के एंट्री एग्जिट स्ट्रक्चर के। कोविड में उनके VP की भी डेथ हो गई थी, उसके बाद से थोड़ा झटका लगा था। ब्रिजकॉन में तो जानता हूँ मैं वहाँ पर लोग काफी, ब्रिज जो भी यहाँ पे कंसल्टेंसी है काफी, ब्रिजकॉन है, ISI है, टंडन है, काफी कंसल्टेंसी है, BSEC हो गई, कंज्यूमर हो गई। तो मैं ब्रिजकॉन में इंटरव्यू के लिए बोला है क्या किसी ने? मेरे हैं कुछ मतलब दोस्त वो जो कर रहे हो। ब्रिजकॉन में कर रहे हैं, सही है, हाँ अगर तुम उनसे ब्रिजकॉन। पूछ लो कि सर तो वो अगर बुला लें उनको। ब्रिजकॉन वाले आजकल वही कर रहे हैं, वो फ्रेशर, मैंने पूछा था क्या मेट्रो के चल ही रहा सब प्रोजेक्ट है। ज्यादा, हैं? मेट्रो के ही प्रोजेक्ट्स वो लोग ज्यादा कर हाँ रहे हैं। हाँ ठीक, स्टैंड आना चाहिए, वो बुला लेते हैं, कम सैलरी देते हैं इनिशियली, लेकिन हम्म। 1-2 साल बाद शिफ्ट कर देते हैं, सब अच्छी हो जाती है अगले। ब्रिजकॉन में ठप्पा लग जाता है तो
ठीक रहेगा। गुप्ता जी की Right. कंपनी है, हम्म। कंपनी अच्छी है, लेकिन काम अच्छे हैं उन पे, सिखाने वाले भी लोग अच्छे हैं। और Sir, हाँ, where do you see yourself मतलब after means spending 8 years in this field? अब आप आगे इसको एज ए प्रोग्रेसिव मतलब किसको कैसे देखते हैं अपने आप को मतलब अब इसके आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं मतलब और आई मीन टू से देखो, हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मेरा फ्यू तुम मैं अपने फ्यूचर में कैसे जी रहा हूँ, तुम अपने फ्यूचर को कैसे इमेजिन करना चाहते हो। जब हमने ज्वाइन किया था ना, तो सिविल बहुत ज्यादा बूम पे थी। मतलब जब हमने बीटेक कंप्लीट किया, बीटेक में जब एडमिशन लिया था, उस टाइम पे 2010-12, तुम्हें पता ही है कैसे सिविल चल रही थी, कॉमनवेल्थ है और ये सब चीजें थी। लेकिन उसके बाद भी, अभी भी मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि सीएस के बाद जो कंप्यूटर साइंस के तुम्हें पता पैकेज, उसके बाद जो पैसा कमा रहे हैं हम ही कमा रहे हैं। चाहे इतना लो पे भी जाने के बाद अच्छा पैसा मिलता है, राइट एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। चाहे तुम मैकेनिकल में हो, या तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या किसी में, कोर की बात कर रहा हूँ मैं, कोर। बाकी तुम सीएस में जब जाओगे, आईटी में, तो तुम सारे इंजीनियर ले जाओ, सिविल भी ले जाओ, मैकेनिकल भी ले जाओ, बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन अगर मुझे कोई पहले बता देता, गाइड कर देता, तो मैं नहीं जाता सिविल में, मैं सीएस में चला जाता, क्योंकि मेरी अच्छी नॉलेज थी कोडिंग वोडिंग की। इंटरेस्ट के ऊपर बात है। फिर अब उस टाइम पे हमने कर ली, इंटरेस्ट डिजाइन में आ गया, तो चले गए, बढ़िया बना लिया करियर। वरना अगर पहले चूज करना होता तो मैं नहीं जाता इसमें। मैं अपना इसमें करियर अच्छा बना लेता हूँ, कोडिंग में। अगर तुम्हें ऑप्शन हो, मतलब कोडिंग वोडिंग कर सको, तो कोडिंग बहुत अच्छी चीज है, और फ्यूचर भी अच्छा है। आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फ्यूचर हमेशा रहेगा, जाएगा नहीं कहीं भी। देख, मसला ये है कि बाहर का सारा काम इंडिया ही आ रहा है अभी, तो इसकी वजह से सिविल इंजीनियर की डिमांड भी बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा। और ये अपनी आईटी की तो डिमांड है ही बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें स्विच करना हो, जैसे तुम्हें सिविल से, तो थोड़ा, या तुमने 11-12 में पढ़ी थी वो C++ या थी कंप्यूटर? हाँ हाँ सर वो सब था हाँ, इंटरेस्ट था बट उसमें कुछ? अभी सर at this point of time it is very difficult to switch नहीं, कितने because एमटेक कब कंप्लीट किया था? इस साल क्या है, पिछले साल क्या है, कितने साल हो गए एमटेक कंप्लीट करे हुए? तो वैसे कुछ साल तो हो ही गए मतलब तैयारी कर रहा हूँ मैं तो पूरी तरह से जो अच्छा डेडिकेटेड अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, फिर ठीक है। वरना जैसे कुछ होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंट पास आउट किया हो, तो मैं उन्हें सजेशन ये देता हूँ कि एक बार तुम ट्राई करके देखो कोडिंग, अगर इंटरेस्ट आ जाए तो अच्छा है, वरना तो सिविल तो तुम हो ही, इंजीनियर, क्या दिक्कत है। क्योंकि फ्यूचर में काफी अच्छा स्कोप है हमने इसका, कोडिंग का। और तुम जब सिविल बैकग्राउंड से होगे, जैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उसमें कोडिंग की जरूरत होती है, तो वो कंपनी लेती भी है तुम्हें, स्पेशली कि तुम सिविल इंजीनियर और कोडिंग भी आती है, तो बहुत सी कंपनी सॉफ्टवेयर बनने वाली डायरेक्ट ले लेती हैं। मिडास विडास स्टैड, सोफिस्टिक, ये सारी कंपनियां लेती भी हैं ऐसे इंजीनियर। बाकी जो मैं तुम्हें बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो काफी सुकून वाली लाइफ अभी तक तो रही है डिजाइन में। डिपेंड करता है कौन से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। तो अगर तुम इंडियन प्रोजेक्ट्स में हो तो थोड़ा हैक्टिक रहता है, और अगर तुम ओवरसीज के प्रोजेक्ट में, तो इतना इशू नहीं होता। काफी, मैं तो 1 महीने की भी छुट्टी ली है, मिल जाती है। लेकिन अगर तुम साइट पे हो तो काफी दिक्कत होती है, वहां पे भी मिलती है, लेकिन वहां पे फिर दिक्कत ये होती है, संडे तक को काम कराते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, अपने वीकेंड भी बढ़िया जाते हैं, और अपनी ये, और इससे अच्छे जाते हैं, आईटी पीपल से अच्छे हमारे वीकेंड चले जाते हैं। मतलब मेरे दोस्त हैं, पैसा काफी अच्छा कमा रहे हैं वो, डबल ट्रिपल होगा शायद, और ज्यादा ही होगा, लेकिन अपनी लाइफ सुकून है, ऐसा नहीं है। सब काम अब कहीं ना कहीं तो किसी को करना ही होता है ना सारे काम, वो चीज है। तो yes अगर तुम तो तैयारी कर फॉर रहे हो, गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, पीएसयू बेस्ट है। एनटीपीसी वालों को भी जानता हूँ, एनजीसी वालों को भी जानता हूँ, तो उसमें तो लाइफ सेट है। ईएस से अच्छी जॉब है। अगर तुम्हारा ईएस कभी ना निकले, तो उदास मत होना, गेट में अच्छे मार्क्स लाओ और अपने पीएसयू में घुस जाओ बस। और राइट हाँ बताओ। सर जब when you deal with the foreign projects so हाँ हाँ do you get a chance to visit the places also in the हाँ foreign हाँ हाँ, होता है, डिपेंड करता है तो किस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी जो अपने साथ रवि जी थे,
उनकी वो जो कंपनी काम कर रहे हैं वो LNT-IL और एमकॉल के साथ काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वो आते रहते हैं। मुझे भी ऑफर आया था, लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा शादी वादी चल रही थी, मेरी शादी का थोड़ा था, तो मैं गया नहीं था। लेकिन हाँ, और हमेशा आ जाता है अक्सर 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो मैं भेज भेज देते हैं वहाँ पे, ऑन साइट भेजते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन होता है ज्यादातर MNC में मिल जाता है। जहाँ कोविड के बाद कम हो गया है, कोविड से पहले तो हर 1-2 साल में बंदा चला जाता था वहाँ। कोविड की वजह से इसलिए कम हो गया कि कभी वो बाहर जाए और फंस जाए वहां पे। इस वजह से आजकल कंपनी थोड़ा डरती हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल जब पूरा नॉर्मल सब हो जाएगा। अभी देखो दोबारा सुनने में आ रहा है कोई यूके में नया वेरिएंट आया है, एरिस वेरिस करके, तो उस चक्कर में थोड़ा कंपनी अब डरती हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज के ऊपर आती है। कुछ भी होगा ना, मतलब हमें, या तो भाई वो तो कोई भी पेरेंट वेरेंट तो कंपनी को पकड़ेगी, तुमने भेजा तुम लेकर आओ, ये रहता है। तो कंपनी थोड़ी डर रही है। बाकी हाँ, सब कोविड से पहले तो बहुत जाते थे लोग। और मेरे जो मुझे जो प्रोजेक्ट मिले हैं सारे ओवरसीज को कोविड से ही मिले हैं, तो मैं तो नहीं जा पाया। अभी ऑप्शन आया भी था तो अब नहीं जा पाया। दिसंबर में था मेरे पास ऑप्शन, तो तब नहीं गया बस। बाकी तो अब फ्यूचर में कोई मिलेगा तो फिर चले जाएंगे। और ब्रिज में क्या है, ब्रिज आपका भी अच्छा है। हाँ बताओ। आपका एमटेक कहाँ से हुआ सर, या PhD हुआ एमटेक फिर? तो मैंने ऐसे ही कर लिया था बस, अपनी जॉब करते ओके। करते। ये यही है, कॉलेज है बेकार था, क्या बोलूं मैं इसका, अल्फला। हाँ, तो मुझे तो कुछ एमटेक की सिर्फ डिग्री चाहिए थी, मुझे मतलब नहीं था कि पढ़ाई करनी हो, क्योंकि मैं तो जॉब पे था। तो मैं जॉब में सैटरडे संडे जाता था मैं क्लासेस के लिए बस। तो वो तो जॉब के साथ साथ ही करा था। वो सिर्फ इसलिए करा था क्योंकि हर कंसल्टेंसी में अच्छा लगता है जब तुम अपने रिज्यूम में एमटेक दिखाते हो ना। मतलब नहीं होता कहाँ से कर लो, अनटिल अनलेस IIT से ना हो। अगर IIT से है तो अलग बात है। बाकी NIT और सारी यूनिवर्सिटी एक ही, थाली के चट्टे बट्टे रहते हैं उनके सामने। IIT वालों का हाँ, अगर तुमने कोई भी चीज IIT से करी है तो तुम्हारी सैलरी और बढ़ जाती है। जैसे अगर मुझे कहीं पे 10 मिलने होंगे तो वो IIT वालों को 12-13 दे रहे होंगे या 15 दे रहे होंगे, ऐसे हो जाता है। IIT में हमेशा, IIT का तो नाम ही काफी रहता ही है हर जगह, तो वो है ठप्पा। अगर तुम्हारे पास ठप्पा है किसी IIT का, तो डिजाइन में तो बहुत फायदा होगा। कोई कंपनी, हर कंपनी इंटरव्यू के लिए बुला लेती है अगर IIT का ठप्पा है तो, ये रहता है। और बहुत सी कंपनी तो ये कहती है डायरेक्ट वॉक इन ही दे दो, मतलब तुम अपना रिज्यूम उठाओ और उनके पास जाओ, सर मैं IIT से पास आउट हूँ और मुझे आपके वहाँ काम करना है, और इंटरव्यू लेके देखो, ऐसे करे दो। तो IIT का तो रौला है। बाकी बाकी कॉलेज तो बस जी रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, तुम्हारे फिर अगर तुम 11-12 में मेहनत नहीं करो तो जॉब में मेहनत करके करियर बना सकते हो। अब जो हम काम कर रहा हूँ मैं, सारे मेरे कलीग IIT नहीं है, उससे 5 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक हो जाते हैं। इनिशियल लेवल पर फर्क पड़ता है काफी ज्यादा। और कुछ क्वेश्चन अमन? यही है सर कि मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ क्लासेस में। नहीं कोई नहीं, मुझे मालूम है बट तैयारी कर रहे हो तो कोई नहीं, बट अच्छा है मैं तो है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूँ, हम्म। और वेरी सून आई विल मींस बी विथ यू नो जब इशू, नो क्लासेस इशू, अगर। कोई दिक्कत नहीं। मतलब ठीक है, तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी, कोई कम नहीं होगी तरह से भी, ये रहता है बस। लेकिन अच्छा है तैयारी कर रहे हो तो भाई। हमने तो, मैंने तो गेट का फॉर्म भी नहीं भरा था, सिंपल सच बताऊं तो। मेरे मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो मैंने छोड़ दी थी। हमें जॉब करनी थी तो फोकस एक रहना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमने गवर्नमेंट में घुसे नहीं क्योंकि हमें पता था कि हमसे नहीं निकलेगा, और फिर घर वालों का प्रेशर था भाई जॉब करो, कमाओ। तो वही था कि भाई पहले दिन से ही हम लग गए थे, निकल गए ढूंढने जॉब। वरना तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स का वो बहुत जरूरी होता है, मोरल सपोर्ट। अगर वो नहीं होता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट सर। हाँ, तुम देखोगे या तो बहुत अंडर प्रिविलेज बंदा निकालता है, या तो बहुत ज्यादा जिसके पास प्रिविलेज होती है वो निकालता है।
मिडिल वाले फंसे ही रह जाते हैं, मिडिल वाले हमेशा मिडिल में ही रहते हैं। चलो अब हम कल करते हैं इसको डिस्कस, खत्म कर देंगे इसका सारे अप्लाई करके, ठीक है, कल आएगा ना। ओके ओके मन, सर, ओके बाय। और ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई भी इशू नहीं, ठीक है, श्योर किसी और। सर, ओके आई विल, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।